नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब? तो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। तो मित्रों, कुंवर नारायण अध्याय 3 NCERT कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। कल के वीडियो में कुंवर नारायण द्वारा अपने ही पुस्तक आरोह भाग 2 के अंदर संकलित कविता के बहाने, ये इनकी प्रथम कविता थी जो इन दिनों कविता संग्रह से संकलित थी, वो हमने पढ़ ली है। अब इसके पश्चात अन्य उनकी एक कविता है दूसरी जो आरोह भाग 2 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 NCERT में आई है। वो कौन सी है? बात सीधी थी पर। ये इनकी दूसरी कविता है, बड़ी ही शानदार है और ये कवियों के लिए है, उन कवियों के लिए है जो खतरनाक भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी कविता में। और खतरनाक भाषा, अब ये बताओ कि अगर उन्होंने जटिल भाषा का प्रयोग किया तो उसको तो वो स्वयं ही समझ पाएंगे, जबकि कविता किसके लिए होती है? समाज को बदलने के लिए, पाठकों के लिए, इन्हीं के लिए होती है। अब यही मूल भाव नहीं समझ पाएंगे तो वो कविता किस काम की? तो यही इस कविता का केंद्रीय बिंदु है कि कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि कविता के अंदर कभी भी जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका पेंच नहीं कसना चाहिए। पेंच कसना एक मुहावरा है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि किसी भी कार्य को और अधिक जटिल बना देना। तो यही कविता, छोटी सी बात देख लेते हैं, 2-3। पहली बात, अगर आपसे पूछ ले कि बात सीधी थी पर ये कविता संग्रह कहाँ से संकलित है, तो कुंवर नारायण की कविता संग्रह है, कोई दूसरा नहीं। ये मत कह देना कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, वो मत कह देना। ये कविता संग्रह कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं। इस कविता संग्रह से ये कविता कक्षा 12 में उद्धृत है, बात सीधी थी पर। तो ये तो हो गया। अब इसमें कवि एक्चुअली में कहना क्या चाहता है? देखो, कवि सीधे सीधे ये कहना चाहता है कि अगर आपके हृदय में कोई भाव है तो उस भाव को सरल भाषा में व्यक्त कीजिए। अगर आप उसमें जटिल शब्दों का, जटिल भाषा का प्रयोग कर देंगे तो उसका जो मूल भाव है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो नहीं पहुंच पाएगा, ना ही वो समझ में आ पाएगा। तो वो कविता कभी काम की नहीं होती। ये इसका मूल भाव है। देखते हैं कविता को। 2 पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बड़े अच्छे से समझेंगे। 2-3 बात और देखो। पहली बात इसमें विशेष में आ जाए तो पहली बात सीधी सीधी ये लिख देनी है, मुक्त छंद का प्रयोग। मतलब ये कविता है वो छंद मुक्त है, इसमें कोई छंद नहीं है। तीसरी चीज, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। अन्य इसकी विशेषताएं हैं, वो साथ साथ में अब हम लोग देखते रहेंगे। तो यहां से शुरू होती है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई, होती चली गई। अच्छा, 2 इसमें वैसे तो देखो, खड़ी बोली हिंदी होती है, मुक्त छंद की कविताएं वो ज़्यादातर सरल रहती है, खासकर आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है, भावार्थ होता है, वो बड़ा गूढ़ होता है, बस उसको समझ लीजिए। तो एक तो इसमें ये चक्कर का अर्थ होता है प्रभाव। दूसरा पेचीदा, पेचीदा का अर्थ होता है जटिल, या क्या कह सकते हैं, कठिन।
इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कठिन शब्द होंगे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। अब कवि कुंवर नारायण यहां कह रहे हैं कि देखो, बात सीधी थी, पर मैं एक बात कहना चाहता था, एक सरल बात, एक सहज बात लोगों तक पहुंचाना चाहता था। बहुत सरल बात थी, बहुत सरल भाव था, लेकिन उसी बात को, उसी भाव को मैं एक अच्छी भाषा में व्यक्त करना चाहता था। एक सुंदर भाषा का उसमें प्रयोग करके उसे व्यक्त करना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि अच्छी भाषा होगी तो उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा, चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। तो सीधी बात के अंदर एक अच्छी भाषा का, चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करने के कारण जो मेरी बात थी, जो सीधी थी, सरल थी, वो बात भाषा के प्रभाव में क्या हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई। तो भाषा अच्छी मैंने प्रयोग करनी चाहिए, उसे अच्छी भाषा, सौंदर्य, चमत्कारपूर्ण भाषा में प्रयोग करना चाहा, और इसी कारण क्या हो गई, वो भाषा के प्रभाव के कारण जरा टेढ़ी फंस गई। मतलब वो जो बात मैं कहना चाहता था वो कठिन हो गई, जटिल हो गई, और भाषा के अंतर्गत ही वो फंसकर रह गई। सिर्फ उसमें भाषा दिखाई दे रही थी, जबकि जो मैं बात कहना चाहता था वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। चलो ठीक है, अब वो भाषा के कारण वो बात टेढ़ी हो गई, वो भाषा के चक्कर में फंस गई। लेकिन अब उसे पाने की कोशिश में, अब उसी बात को मैं वापस पाना चाहता था, उसी भाव को मैं वापस प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि मैंने गलत भाषा का प्रयोग किया था। तो उसे पाने के लिए मैंने क्या किया, भाषा को बदला। क्या किया, भाषा को बदला, क्योंकि मैंने कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया था, बात स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने भाषा को बदला, अर्थात शब्द है उनको मैंने बदला, अलग शब्दों का प्रयोग किया। और इसके लिए मैंने क्या किया, शब्दों को उल्टा पलटा, या ये कह सकते हैं कि जो मैंने बात के अंदर वाक्य प्रयोग किए थे, उन वाक्यों को मैंने क्या किया, उल्टा पलटा। मैंने भाषा को क्या किया, बदलाव किया, तोड़ा मरोड़ा, यहां कह सकते हो भाषा में बदलाव, भाषा में बदलाव किया। भाषा को उल्टा पलटा मतलब भाषा में बदलाव किया। तोड़ा मरोड़ा अर्थात शब्दों का कांट छांट कर प्रयोग किया। घुमाया फिराया, शब्दों का कर्म बदल कर देखा। अब यहां अच्छे से समझ लीजिए, अब हुआ क्या था कि भाषा के चक्कर में बात फंस गई थी। अब उसी बात को मैं वापस प्राप्त करना चाहता था, और ये बात कब बन सकती थी, यदि मैं दूसरी भाषा का प्रयोग करूं, उस भाषा को छोड़ दूं, क्योंकि वो तो भाषा के अंदर बात खराब हो गई। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाषा को बदलना पड़ेगा, अर्थात उसके अंदर आए शब्दों को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने शब्दों को क्या किया, काट छांट कर प्रयोग किया। जो शब्द आए थे उसकी जगह दूसरे शब्द प्रयोग किए। चलो ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने फिर भी बात नहीं बनी, तो मैंने क्या किया, शब्दों का क्रम था वो क्या किया, मैंने बदल कर देखा, ताकि वो बात बन जाए, कि बात या तो बने या फिर क्या हो जाए, भाषा के चक्कर से बाहर आए। और ये ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि जो मैं बात कहना चाहता था वो तो या तो क्या हो जाए, बन जाए, वो भली प्रकार से समझ में आ जाए, या फिर कम से कम जो भाषा के जाल में मेरी बात फंस गई थी वो क्या आ जाए, भाषा के जाल से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब जैसे जैसे मैं भाषा को बदल रहा था, शब्दों का प्रयोग कर रहा था, उनके क्रम अलग अलग कर रहा था, बदलाव कर रहा था, तो वो भाषा जैसे जैसे मैं दूसरी प्रयोग कर रहा था, तो उसके साथ जो मेरी बात थी वो क्या हो गई, वो और भी भाषा के साथ मेरी बात कठिन होती चली जा रही थी, जटिल होती चली जा रही थी। अर्थात अब वो बात मुझे प्राप्त नहीं हो रही थी, वो भाषा के साथ 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 और अधिक उसमें परिवर्तन हो रहा था, और जो बात मैं कहना चाहता था वो पूरी तरीके से भूल ही गया था। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट।
और मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा आगे क्या है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब दूसरे को समझाने से पहले, अर्थ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मित्रों, आप घर में रहते हैं और कपड़े दीवारों पर टांगने के लिए, कोई भी वस्तु दीवारों पर टांगने के लिए, या फिर बिजली का बोर्ड लगाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पेच चाहिए। पेच वो होता है जिसके चूड़ी हो, और उसको अपने कसते हैं। चलो ठीक है, हम बिजली वाले को या प्लम्बर को बुलाते हैं, वो बात अलग होती है। अगर अपने घर पे ही डॉक्टर बन जाएं, अब दीवार है टाइट, अब उसमें ऐसे करते रहें, अब पेच अंदर नहीं जाए, जोर ज़बरदस्ती करें, तो अंत में वो क्या होता है कि उसकी चूड़ी खराब हो जाती है। अब चूड़ी खराब हो जाएगी तो पेच क्या करेगा, बिना चूड़ी के तो ऐसे ही घूमता रहेगा, घुमाते रहो उसको, वो घूमता रहेगा। जैसे कई बार डिब्बा होता है अपने रसोई के अंदर जिसमें कोई वस्तु रखते हैं, कई बार उसकी चूड़ी खराब हो जाती है तो ऐसे कसते रहो, वो घूमता रहेगा। ऐसे क्या होता है, पेच भी घूमने लग जाता है। और ऐसे ही भाषा के चक्कर में बात भी क्या है, प्रभावहीन हो जाए तो वो घूमती रहेगी, घुमाते रहो उसको, समझ में तो आनी नहीं है क्योंकि भाषा ही ऐसी प्रयोग कर दी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ बताई गई है। और अंत में अपने क्या करते हैं, फिर गुस्से में आके पेच की चूड़ी तो खराब हो ही जाती है, थोड़ा लिया और उसे ऐसे ही ठोक देते हैं, कर लो। ऐसे ही फिर क्या होता है, कवि को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो ऐसी की ऐसी कविता छोड़ देता है, समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो ठीक है। ये बात है। अब आगे कवि कुंवर नारायण क्या कह रहे हैं कि पहले इसका अर्थ बता देता हूं कुछ। बेतरह, इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह। क्या हो जाएगा, बुरी तरह। इसके अलावा कर्तव्य, भाषा की क्रीड़ा, या कह सकते हैं शब्दों की क्रीड़ा। तमाशबीन क्या होते हैं, तमाशा देखने वाले। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। अच्छा, एक चीज और देखिए, कल मैंने रूपक अलंकार आपको समझाया था। देखो, बात की चूड़ी मर गई, अब इसमें रूपक अलंकार है। कैसे है, यहां बता देता हूं। यहाँ कौन सा है, रूपक। रूपक अलंकार कहाँ होता है, रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है रूप दे देना, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे देना। यहाँ पे बात को किसका रूप दिया गया है, चूड़ी का रूप दिया गया है। बात रूपी चूड़ी, चूड़ी खराब हो गई, बात भी खराब हो गई। पेच मान लीजिए भाषा है और चूड़ी है वो क्या है, बात है। जिस प्रकार पेच की चूड़ी मर जाती है उसी प्रकार भाषा के अंदर बात मर जाती है। तो रूपक अलंकार हो गया, इंपॉर्टेंट है, विशेष में लिख सकते हो आप, ये वाला ये सब लिख सकते हो। अब देखते हैं इसका अर्थ, ठीक है। अब आगे कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, बात को, अब उलझी हुई बात को, भाषा के जाल में फंसी हुई बात को वापस पाने के लिए मैंने धैर्य से क्या किया, धैर्य से भाषा को बदलने का प्रयास किया, बात को पाने का प्रयास किया, लेकिन वो भाषा के अंदर और उलझती चली गई, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब हुआ क्या कि मेरे अंदर अब धीरज नहीं रहा था, हालांकि मैंने धैर्य से उसे कोशिश की थी ताकि वो जाल से बाहर आ जाए,
लेकिन वो भाषा के चक्कर में और उलझती चली गई। अब मेरे अंदर धीरज नहीं रहा और इस मुश्किल को, अब जो बात बनाना मैं चाहता था, इस मुश्किल को बिना सोचे समझे मैंने क्या किया, मैं पेज को खोलने की बजाय, अर्थात भाषा को, बात को भाषा से मुक्त करने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। अर्थात उस बात को मैं क्या करता चला गया, पेच की भांति उसे बुरी तरह क्या करता चला गया, दीवार में कसता चला गया। अर्थात भाषा के अंदर बात को और अधिक जबरदस्ती बुरी तरीके से कसता चला गया और वो और अधिक उलझती चली गई, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब जैसे जैसे बात उलझती चली जा रही थी और मैं इस पे कार्य कर रहा था, बात को निकालने का प्रयास कर रहा था, परंतु वो निकल नहीं रही थी, तो मेरा धीरज छूट गया और इस मुश्किल को बिना सोचे समझे मैंने क्या किया, बात को भाषा में ज़बरदस्ती और उस भाषा को पलटना, और तो वो उसमें और उलझती चली गई। और इस कर्तव्य के अंदर जब मैं भाषा का परिवर्तन कर रहा था, बात को निकालने की कोशिश कर रहा था, उस अर्थात भाषा की क्रीड़ा, शब्दों की क्रीड़ा में बात के अंदर कर रहा था, उस समय मुझे तमाशा देखने वालों की, क्योंकि जब मैं कविता बोल रहा था, कविता बना रहा था, उस समय तमाशा देखने वालों की शाबाशी, वो शाबाशी मुझे दे रहे थे और वो मेरी कविता पे वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भाषा अच्छी लगती है जबकि मूल भाव है वो अच्छा नहीं लगता। ये मुझे साफ सुनाई दे रहा था और इसी के कारण मैं और भाषा को और अधिक उलझाता हुआ चला गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। फिर अंत में कुंवर नारायण कह रहे हैं कि देखो मुझे डर था कि भाषा के अंदर बात कहीं गुम न हो जाए। आखिर वही हुआ, क्योंकि मैंने बात के साथ भाषा की जोर जबरदस्ती की थी और उसी जोर जबरदस्ती के कारण आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या? बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात थी वो प्रभावहीन हो गई, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। बात भाषा के अंदर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, अर्थात मेरा जो भाव था, जो मैं कहना चाहता था, वो प्रभावहीन हो गया। कहाँ? भाषा में। अब सिर्फ उसमें भाषा दिखाई दे रही थी, मेरा भाव कहीं पर भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। केवल तमाशा देखने वाले जो भाषा को कविता के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो ही मुझे शाबाशी दे रहे थे और मेरी कविता पे वाह वाह कर रहे थे, और इसी के कारण मैं उससे जोर जबरदस्ती करता चला गया और भाषा के कारण जो बात थी वो क्या हो गई, जो भाव था वो क्या हो गया, प्रभावहीन हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगे। फिर अंत में क्या हुआ कि जो भाव था वो भाषा के अंदर बेकार घूमने लगा, अर्थात उस भाव का कोई भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो भाव था वो बेकार हो गया, वो प्रभावहीन हो गया। तो यहाँ तक साथियों ये 2 नंबर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब तीसरा पार्ट आता है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बड़ा सरल है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। ये कविता का आ गया है तीसरा पार्ट और अंतिम, इसको और देख लेते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मित्रों, बता देता हूं कैसे है। देखो, पहली बात, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, अर्थात कील की तरह ठोक देना, कील की तरह ठोक देना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बात में कसावट न होना या प्रभाव न होना, पहली बात। फिर बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका क्या हो जाएगा, बात का पकड़ में न आना, बात का पकड़ में न आना।
ठीक। दूसरी बात, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। किसने पूछा? बात ने पूछा। बात कभी पूछती है क्या? क्या बताओ मैं तेरे डुक मार दूंगी, पूछती है क्या कभी? नहीं पूछती। तो कल मैंने बताया था यहां क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। मानवीकरण अलंकार, बात का पूछना, मतलब जड़ वस्तुओं पर जब मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है, जबकि मनुष्य पूछता है, बात कभी नहीं पूछती। पत्थर पूछता है क्या? पत्थर तो मुझसे पूछने लगा, पत्थर कभी नहीं पूछता, वहां मानवीकरण अलंकार है। सहूलियत का अर्थ क्या होता है? सरलता, आसानी। बर्तना का अर्थ होता है प्रयोग करना, प्रयोग करना। पसीना पोंछना, परिश्रम करना। बस यही है। ये तो हो गई कठिन। अच्छा, बात का पेच खोलना, अर्थात बात के अर्थ को समझना, ये भी थोड़ा याद रख लेना। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कि जब मैं शब्दों को, भाषा के शब्दों को उल्ट पलट रहा था, तोड़ मरोड़ रहा था और बात के पेच को कस रहा था, और उसमें जब मैं असमर्थ हो गया, उसमें क्या हो गया? जब मैं असमर्थ हो गया, तब हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो मैंने क्या किया कि जो मेरी बात थी उसे भाषा, चमत्कारी भाषा और चमत्कारी शब्दों के अंदर ठूंस ठांस कर छोड़ दिया। देखो, जैसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। भाई पेच थी, उसकी चूड़ी मर गई। अब पेच किसी काम का नहीं, तो उसे क्या कर दिया? कील की तरह उसी भांति ठोक दिया। अब उसी प्रकार क्या हुआ कि भाषा के चक्कर में बात थी, उसकी भी चूड़ी मर गई, बात प्रभावहीन हो गई। तो मैंने क्या कर दिया? जो चमत्कारी शब्दों का उसमें प्रयोग किया था ना, तो उसी प्रयोग के साथ में मैंने उसको ऐसे की ऐसे वहाँ का वहाँ ठूस ठास कर छोड़ दिया। अर्थात जो मेरा कथ्य था उसे मैंने वहीं का वहीं छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक, जिस प्रकार कील दीवार में ठोक देने से वो ऊपर से तो क्या लगती है? ठीक ठाक लगती है, ऊपर से कसी हुई लगती है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्या नहीं होती? कसावट नहीं होती। उसी प्रकार जो मेरी बात थी वो भाषा के अंदर ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, जो कविता थी ना उसकी भाषा के कारण वो ऊपर से ठीक ठाक लग रही थी, भाषा के कारण वो बड़ी चमत्कारपूर्ण लग रही थी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। लेकिन अगर कविता के अंदर की बात करें, जो भाव होता है, अंदर की बात क्या होती है? भाव, और ऊपर की बात चमत्कार, भाषा, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग, रसों का प्रयोग। ये क्या होता है? बात को क्या करता है? चमत्कार बनाता है। अब हुआ क्या कि जब मैंने बात के अंदर, भाव के अंदर भाषा का प्रयोग किया, तो वो ऊपर से तो बड़ी सुंदर लग रही थी, चमत्कारपूर्ण लग रही थी, लेकिन अंदर जो कविता का भाव था, जो सब लोगों को समझना चाहिए था, उसके अंदर उसमें कसाव न, उसमें कसाव था। मतलब उसमें कोई भी प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु उसमें नहीं थी, अर्थात वो लोगों में प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती थी, ना उसमें ऐसी ताकत थी, अर्थात उस भाव के अंदर कोई भी प्रभाव उत्पादकता नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? फिर आगे कुंवर नारायण कह रहे हैं कि बात जो एक शरारती बच्चे की तरह, अर्थात जो बात मेरी पकड़ में नहीं आ रही थी, जब मैं शाब्दिक क्रीड़ा कर रहा था उस समय बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी, तो उस बात ने एक शरारती बच्चे की भांति मुझसे पूछा कि तुम व्यर्थ में ही क्यों शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो, क्यों व्यर्थ में ही मुझसे खेल रहे हो? क्योंकि कवि का काम क्या? शब्दों के द्वारा, शब्दों से खेलना। तो तुम क्यों व्यर्थ में शब्दों से खेल रहे हो? क्यों मुझसे खेल रहे हो? क्यों नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? तुम तो व्यर्थ में ही क्या कर रहे हो? पसीना बहा रहे हो, व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे हो। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या? फिर जब मैं पसीना पोंछने लगा, परिश्रम कर रहा था, तब उसने मुझे कहा कि तुम व्यर्थ में ही क्यों पसीना बहा रहे हो? क्या तुमने भाषा को, फिर उसी बात ने मुझसे पूछा कि हे कवि, क्या तुमने भाषा को कभी सरलता से, आसानी से बरतना, प्रयोग करना कभी नहीं सीखा?
क्या तुम्हें सरल भाषा का प्रयोग नहीं आता है क्या? ना तुम्हें आसान भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है क्या? ये तुम्हारी कमी है। तुम एक कवि नहीं कहला सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर भावों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। ये तुम्हारी असमर्थता है। तुम असक्षम हो भाव को अभिव्यक्त करने के अंदर। तो ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अन्य जो अध्याय हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आगे बढ़ पाएँ और अधिक मेहनत कर पाएँ। तो ठीक है मित्रों, इस वक्त श्री राम अध्यान मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।